जी। तो दोस्तों एक बार फिर आपका भाई, आपका दोस्त, आपका प्यारा मोहम्मद इकबाल शेख आपसे मुखातिब है। और आज जिस साथी को मैं आपसे मिलवा रहा हूँ वो साथी हैं, इनका नाम है वासिफ अंसारी। ये कौन है, क्या है और क्या कर रहे हैं, ये अपना तारुफ खुद कराएंगे। जी वासिफ अंसारी भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम इकबाल साहब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, और उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। जी जी बिल्कुल। तो सर अपना अपना अगर मैं तारुफ कराएं जरा। आप कहाँ पैदा हुए, क्या तालीम हासिल की, क्या सपना था, टीनेजर थे तो क्या सपना था, और इस वक्त क्या कर रहे हैं। अगर इकबाल साहब मैं अपनी टीनेजर जब मैं था तो उस शौक की बात कर लूँ तो आई वांट टू बिकम अ क्रिकेटर। मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम और एजुकेशन की वजह से वो मैं इतना टाइम नहीं दे सका अपने इस शौक को, जिसकी और उसके बाद फिर जब मैं सोशलाइजिंग सर्किट में आया, आई स्टार्टेड इट फ्रॉम डिबेट। मैं डिबेट कॉम्पिटिशन्स का हिस्सा बनता था। उसके बाद मैंने जो है वो सोशल सर्किट में आया व्हेन आई ज्वाइन यूथ पार्लियामेंट, और उसके बाद से आपके सामने मौजूद हूँ। अब रिसेंटली आई एम सर्विंग एज अ सेक्रेटरी फॉर द लोकल गवर्नमेंट इन यूथ पार्लियामेंट, और पिछले तकरीबन 3 साल से यूथ पार्लियामेंट का हिस्सा हूँ। और यूथ पार्लियामेंट में अगर मैं कहूँ तो जो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दी हैं, तमाम ही कराची के अंदर रहने वाले बिजनेसमैन, पाकिस्तान के तमाम ही मशहूर पॉलिटिशियंस, एंकर्स, मीडिया इंडस्ट्री से जिनका ताल्लुक शोबेज इंडस्ट्री से, तमाम लोगों से मिलने का मौका, उनके साथ काम करने का मौका, उनसे सीखने का मौका जो यूथ पार्लियामेंट ने दिया। उसके अलावा हमारे यहाँ जो स्किल डेवलपमेंट के सेशंस होते हैं, जी उससे जो है वो अपनी स्किल्स के ऊपर काम करने का भी बहुत मौका मिला। सही है। अच्छा ये मुझे बताइए थोड़ी सी हिस्ट्री हिस्ट्री पता चले कि यूथ पार्लियामेंट का कयाम कब अमल में आया, इसके अगराज व मकासद क्या थे, और अब तक आप लोगों ने क्या क्या अचीव कर लिया। ये यूथ पार्लियामेंट 14 अगस्त 2005 में क़याम अमल में आई, क्योंकि आप जानते हैं कि तलबा तंजीमों में पाबंदी है, और उसके अलावा तलबा तंजीमों में पाबंदी थी, और पाकिस्तान का नौजवान तबका जो पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा बनना चाहता था, सोशल सर्किट का हिस्सा बनना चाहता था, अपने सोशल कॉन्टैक्ट को वसी करना चाहता था, उसका कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। प्लेटफॉर्म अगर था भी सोशल कॉन्टैक्ट, सोशल सर्किट में अगर आपके पास कोई कॉन्टैक्ट था भी, या जो अपॉर्चुनिटी थी, वो तमाम पार्टीज का सियासी या पार्टीज का जो है वो जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, तमाम पार्टीज की स्टूडेंट फेडरेशन होती हैं, वो थी। लेकिन जो आपका पढ़ा लिखा नौजवान है, जो एक शरीफ और मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, वो आपके जो है वो सियासी जमात के जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उनको हिस्सा बनना नहीं चाहते थे। उसकी कई वजूहत थी। एक तो पोलिटिसाइज हो गया था वो, उसके अलावा उनके अंदर मिलिट्री का जो एलिमेंट पैदा हो गया था, उसकी वजह से नौजवान जो है वो उनका हिस्सा बनना नहीं चाहते थे। लेकिन प्लेटफॉर्म की किल्लत थी, और इसी वजह से यूथ पार्लियामेंट का कयाम अमल में, और जिस रिजवान जाफर साहब ने अपने कुछ दोस्तों के साथ यूथ पार्लियामेंट का जो है वो बुनियाद रखी, और तकरीबन 15 साल हो, इट्स बीन 15 ईयर्स कि हम यूथ पार्लियामेंट के थ्रू जो है वो यूथ एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं, और सोशलाइजिंग पे काम कर रहे हैं। नौजवानों को ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि वो कराची के पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेसी के साथ, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के साथ मिल के पाकिस्तान का सिस्टम का हिस्सा बन के पाकिस्तान की खिदमत कर सके। और वेरी वेरी अगर गुड। अकराज अगर एम्स एंड मोटिव्स की बात कर लूँ तो एम्स और मोटिव्स जो यूथ पार्लियामेंट है वो ये हैं कि यूथ पार्लियामेंट जो है वो ये कहता है कि वी आर द ब्रिज बिटवीन यूथ एंड गवर्नमेंट। यानी कि नौजवानों को जो वो करना चाहते थे कि गवर्नमेंट जो है वो इस रियासत का एक बहुत मजबूत सतून है। आप गवर्नमेंट का हिस्सा बन के पाकिस्तान की डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं, जी और जी यही अपॉर्चुनिटी आपको यूथ पार्लियामेंट देता है। इसी तरह अगर सही। आप बिजनेसमैन की बिजनेस करना चाहते हैं
तो आप जब कारोबारी लोगों के साथ उठ बैठेंगे, जब आप उनसे बात करेंगे, उनके साथ एक आपका कांटेक्ट बनेगा, तो आपका एक सोशल सर्किट में भी एक आपका नाम बनेगा। उसके अलावा वो आपको फिर बताएंगे कि क्या कैसे क्या काम होता है, और बिजनेस चलाने के जो उसूल या गुण एक आपको बिजनेसमैन बता सकता है, वो शायद आपको किताबें नहीं बता सके। तो यूथ पार्लियामेंट का सही जो एम है वो ये है कि नौजवानों को एम्पावर करें, नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म दें जहां से वो आके अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सके और अपना सोशल कॉन्टेक्ट को वसी कर सके। गुड। अच्छा जी, अब इस सिलसिले में अचीवमेंट क्या हुई है ये बताइए। देखिए, अगर मैं रिसेंट अचीवमेंट्स की बात कर लूं तो यूथ पार्लियामेंट ने जो है जब नौज हमने जो है वो स्टूडेंट यूनियंस के ऊपर से पाबंदी की जब बात करी, हम्म। और इससे पहले हम हमारे अलावा भी एक तंजीम कह लें या एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो स्टूडेंट यूनियन की बात कर रहे थे, लेकिन उनका मेरे नज़र में या कुछ लोगों की नज़र में जो तरीका था वो दुरुस्त नहीं था। और मैं जी समझता हूँ कि, और हमें जो हमारे चेयरमैन है रिजवान जाफर साहब, वो एक बात ये कहते हैं कि कोई भी मसले का हल निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करके निकालें, या तो आप गवर्नमेंट के साथ मिलकर उसका मसले का हल निकालें। हम सही बिलीव करते हैं कि हम गवर्नमेंट के साथ मिल बैठकर सही हर मसले का हल निकाल सकते हैं, और हर मसले का हल निकाला है। सही। ठीक है। तो तो उन्होंने जिस दिन हमारी ये जो स्टूडेंट यूनियन की बहाली का जो मसला है वो तलबा किस यूनियन मरहले की में, जब हमने बहाली बात का जो मसला है वो किस मरहले में। तलबा यूनियन की बहाली का मरहला में जो आपके सीएम सिंध है जनाब सैयद मुराद अली शाह साहब, उन्होंने इस बात पर जो है वो हम पर यकीन दहानी कराई है कि वो सिंध में, कम अज कम सिंध में तो तलबा तंजीमों पर से पाबंदी हटाने के ऊपर वो राजी हैं। इसके अलावा सिंध असेंबली में ही पीटीआई के नुमाइंदे डॉक्टर इमरान अली शाह ने यूथ पार्लियामेंट की इस काविश को अप्रिशिएट करा, यूथ पार्लियामेंट की जो कोशिशें हैं उनको अप्रिशिएट करा, और तलबा तंजीम पे जो पाबंदी है उसको उन्होंने ये बात से असेंबली में मुराद अली शाह साहब भी कर चुके हैं और डॉक्टर इमरान अली शाह साहब भी कर चुके हैं, जो पीटीआई का हिस्सा है, जो फेडरल में गवर्नमेंट है, कि हम तलबा तंजीमों से पाबंदी हटाना चाहते हैं। उसके ऊपर एक जो है वो चार्टर तैयार हो रहा है, कुछ कानून और जो जवाबित हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन जिसे आप कहते हैं, डोन्स एंड डून्स जो है वो तैयार होना है, वो चार्टर तैयार हो रहे हैं। हम जहां गवर्नमेंट हमसे उसके ऊपर कुछ इनिशिएटिव मांगती है, कोई पॉइंट्स मांगती है, तो यूथ पार्लियामेंट ने अपने चार्टर भी दिया हुआ है, और उसमें जो इनिशिएटिव्स के अंदर ये पॉइंट्स मांगती है यूथ पार्लियामेंट वो भी दे रही है। तो वी आर प्लानिंग विद द गवर्नमेंट कि हम तलबा तंजीमों के ऊपर से पाबंदी हटवाएं, ताकि नौजवानों को जो है वो एक सियासी तौर पर जद्दोजहद करने का मौका मिले, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। ठीक है, बहुत जबरदस्त। अच्छा ये बताएं कि यूथ पार्लियामेंट में अगर कोई नौजवान शरीक होना चाहे, आप लोगों के साथ शामिल होना चाहे, तो क्या तरीका है और क्या क्राइटेरिया है। देखिए, यूथ पार्लियामेंट का हिस्सा बनना बहुत आसान है। हमारा सोशल मीडिया हैंडल्स पर पेजेस हैं जिसका आप हिस्सा बन सकते हैं, जिसका आप हिस्सा बन जिस जहाँ पर जो है वो हमारी मेंबरशिप्स की एप्लीकेशन आप फिल करके यूथ पार्लियामेंट का हिस्सा बन सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया जो हमारा फेसबुक पे पेज है, आप उसके ऊपर जाएं तो आपको जो है वहाँ पर मेंबरशिप फॉर्म मिल जाएगा, वो आप फिल करके भेजें तो आपको जो है वो कॉल आ जाएगी, आपका इंटरव्यू होगा। आपको अपने रीसेंट मार्कशीट जमा करानी होगी, अपना सीएनआईसी की कॉपी जमा करानी होगी, और आप का एक इंटरव्यू होगा, जिसके बाद इस बात पर फैसला किया जाएगा कि यू आर कैपेबल टू बी द पार्ट ऑफ यूथ पार्लियामेंट और नॉट। उसका इंटरव्यू या क्राइटेरिया सिर्फ ये है कि हम ये चाहते हैं कि वो नौजवान जो पाकिस्तान की बेहतरी का काम करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान का बेटर इमेज दुनिया भर में पोर्ट्रे करना चाहते हैं, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने। ऐसा कोई नौजवान जो किसी मिलिट्री एक्टिविटीज में या किसी इलीगल एक्टिविटीज में या जो ऐसी गैर कानूनी हरकत व सकनात हैं या ऑर्गेनाइजेशन है उनका हिस्सा ना हो, बस हम ये चेक करते हैं और हम उसको यूथ पार्लियामेंट में वेलकम करते हैं। उसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा एल्गोरिथम की बात कर लूँ यूथ पार्लियामेंट में, तो यूथ जी जी पार्लियामेंट की पांच और जी पांच जी जरूर पांच कैबिनेट्स हैं, जरूर।
5 कैबिनेट्स हैं, एक फेडरल कैबिनेट है, उसके अलावा 4 जो है वो प्रोविंशियल कैबिनेट्स हैं। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो तमाम कैबिनेट्स में जो है वो उसकी सुपरविजन कैबिनेट है, और फेडरल कैबिनेट के ऊपर जो है वो हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, फिर डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी है, और उसके बाद जो है वो चेयरमैन रिजवान जाफर साहब की पोस्ट है। तो अगर मैं कैबिनेट की फॉर्मेशन की बात कर लूँ तो कैबिनेट की फॉर्मेशन वैसे ही होती है जैसे सिंध असेंबली की फॉर्मेशन होती है कि हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, आप अपनी नॉमिनेशन फाइल करते हैं, और एक बार जो यूथ पार्लियामेंट में बहुत दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट है वो ये है कि हमारे यहाँ खवातीन का कोई स्पेसिफिक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में भी और सियासी जमात में भी एक पोस्ट होती है जिसको आप कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की या वुमेन विंग। हमारे यहाँ ऐसा कोई चक्कर नहीं है। खवातीन अगर कैपेबल है, अगर इतनी जी जी जो है वो एबिलिटी रखती हैं कि वो compete कर सके, तो वो किसी भी पोस्ट पर, प्रेसिडेंट से लेके किसी भी सेक्रेटरी की पोस्ट पर। जी, क्या आपने मेरी जी जी इकबाल साहब, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी मैं बिल्कुल सुन जी सकता इकबाल हूँ साहब, मैं और ये आप कह रहा था कि कंटिन्यू भी रखिएगा। जी फॉर्मेशन जी जो मैं बिल्कुल सुन सकता अगर हूँ अगर और आप अगर मैं कंटिन्यू थोड़ी रखने देर के लिए जी मेरा फॉर्मेशन की चेहरा बात गायब कर हो रहे जाए, अगर मैं आप थोड़ी देर कंटिन्यू के लिए रखिएगा। मेरा चेहरा गायब हो जाए, आप कंटिन्यू रखिएगा। जी, मैं बस ये बता रहा था कि हमारे यहाँ जो है वो खवातीन को सिर्फ जो मखसूस नशिस्तें, जैसे सिंध असेंबली में या नेशनल असेंबली में खवातीन की कुछ मखसूस नशिस्तें होती हैं, और खवातीन सिर्फ उस नशिस्तों पर आती है। जनरल इलेक्शंस में बहुत कम खवातीन को मौका मिलता है, लेकिन अगर मैं यूथ पार्लियामेंट की बात करूं तो हमारे यहाँ ऐसा कोई चक्कर नहीं है। खवातीन, अगर कोई खातून या कोई लड़की ये समझती है कि वो इतनी कैपेबल और इतनी जो है वो उसके अंदर ताकत है और इतनी वो जो है वो एबिलिटी है उसके अंदर, तो वो प्रेसिडेंट की सीट से लेके किसी भी सेक्रेटरी की पोस्ट पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकती है। वो अपना नॉमिनेशन फाइल करती है, उसका इंटरव्यू होता है, उसके बाद इस बात का फैसला किया जाता है ये इज शी इज कैपेबल टू इलेक्ट और नॉट, और उसके बाद अगर वो कैपेबल होती है तो उसकी नॉमिनेशन फाइल होती है, नॉमिनेशन में उसका नाम आता है। अच्छा, उसको ये लेकिन मौका दिया मैं जाता है तकरीबन मैं एक लेकिन मैं 1 से 1.5 बासिफ भाई, महीने का उसको अपना बासिफ कैंपेनिंग। भाई। जी जी, मैं ये बता रहा था कि उसको कैंपेनिंग करने का मौका मिलता है, और इलेक्शन वाले दिन उसको अपना 3 मिनट की तकरीर करनी होती है जिसके अंदर वो अपना मैनिफेस्टो बयान करती है, या बयान करता है या करती है। खवातीन की बात मैं स्पेसिफिकली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि खवातीन के ऊपर लोगों का जो कॉन्सेप्ट है या लोगों का जो नज़र है वो ज़्यादा होती है मर्दों के मुकाबले में। तो मैंने ये इस पूरे सिनेरियो खवातीन, एक खातून के ऊपर रख के बयान कर दिया, और अगर वो कैपेबल होती है, अपना मंशूर बताती हैं वो क्यों आना चाहती हैं या वो क्यों आना चाहता है, और जब वो तकरीर करनी होती है 3 मिनट की, तो जो सामने लोग बैठे होते हैं वो वही लोग होते हैं जो उसके वोटर्स होते हैं, सपोर्टर्स होते हैं। उनके पास एक पर्चा होता है जिसके अंदर तमाम ही लोगों का जो है वो बैलेट पेपर की टाइप का वो पेपर होता है। आप तकरीर सुन के ये बात का अयादा करते हैं कि सामने खड़ा हुआ शख्स क्या कैपेबल है इस पोस्ट के लिए, और आप उस वक्त टिक करते हैं, और फिर अंदर जाकर आपको वैसे ही एक पेपर मिलता है, और आप फिर अपना इलेक्शन, अपना जो वोट होता है वो कास्ट करते हैं। उसके बाद उसका नतीजा आता है। हमारे यहाँ जीत और हार का क्राइटेरिया ये है कि जो इलेक्ट हो जाता है वो सेक्रेटरी की पोजीशन पर हो तो वो सेक्रेटरी बन जाता है, और अगर वो सेकंड और थर्ड नंबर पर आता है तो डिप्टीज बन जाता है। इसी तरह से जो हमारी ऊपर की जो हायर पोजीशंस है उसके अंदर प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, 3 वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी है। इनकी पोस्ट पे जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता है वो जीतने के बाद इन पोस्ट पर आता है, और जो सेकंड थर्ड नंबर पर होते हैं वो यूथ स्पोक्स पर्सन बन जाते हैं। और ये बात करते हैं मुझे बहुत फख्र होता है कि यूथ पार्लियामेंट जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, एंड क्लेम टू बी द फर्स्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन हु सस्टेन अप टिल नाउ फॉर द लास्ट 15 ईयर्स। उसका इस साल का जो सिंध कैबिनेट का प्रेसिडेंट है वो 22 साल का हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाला दीवान सनी है, जिसका ताल्लुक थरपारकर के बैकवर्ड एरिया से है, और उसका अयादा उसने गवर्नर हाउस की ओट टेकिंग सेरेमनी में किया, जिसने फरमाया, मैं समझता हूँ उस वो जो जुमला फरमाया उसने मुझे बाहैसियत पाकिस्तानी और बाहैसियत एक यूथ पार्लियामेंटेरियन सीना मेरा फख्र से बुलंद कर दिया, जब उसने फरमाया कि उसको इस बात पे फख्र है कि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूथ ऑर्गेनाइजेशन का हिंदू प्रेसिडेंट है। यानी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूथ ऑर्गेनाइजेशन का जो सिंध का प्रेसिडेंट है वो 22 साल का हिंदू लड़का है जिसका ताल्लुक थरपारकर से है। मैं समझता हूँ
इस इलेक्शन के कॉन्टेस्ट कर देने के बाद इस बात पे मोहर लग गई है कि ना पाकिस्तान में और खुसूसी तौर पे ना हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हम सिर्फ दीन, मजहब, जबान की बुनियाद पर इलेक्शन में किसी को कॉन्टेस्ट करते हैं। और मैं समझता हूँ इसी की इम्प्लीमेंटेशन अगर हमारे जनरल इलेक्शन में हो जाए तो शायद हम मुल्क के अंदर बहुत बड़ी तब्दीलियां ला सकते हैं। सही है। मुझे ये बताइए वासिफ अंसारी भाई, जैसे एक बात तो मैं ये अपडेट कर दूं कि जो अपॉर्चुनिटी आपकी यूथ पार्लियामेंट के अंदर खवातीन को हासिल है, वो फैसिलिटी पाकिस्तान की सूबाई असेंबली में, कौमी असेंबली में खवातीन को हासिल है। वो ओपन सीट्स के ऊपर जरूर मुकाबला कर सकती हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं करती हैं। एक बात। दूसरी बात मुझे बताइए कि आपकी यूथ पार्लियामेंट में इंसान जो शरीक होता है वो कब तक यूथ रहता है, कितनी उम्र तक वो आपकी पार्लियामेंट का मेंबर बना रह सकता है? हायर साइड में क्राइटेरिया क्या है? हायर अच्छा साइड में क्राइटेरिया क्या है? अच्छा, जहां तक आपने बात करी कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली की, तो बिल्कुल एक होती है हिम्मत ना करना, सही है, एक होती है आपके, मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी जो सिंध असेंबली और नेशनल असेंबली में लोग जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पर जीत के आए हैं या पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे या उन्होंने जी प्राइवेटली इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे। तो आपकी जो सियासी जमातें हैं उन्होंने जी खवातीन को सीटें जनरल इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने का अपॉर्चुनिटी नहीं दी ना, जब भी तो वो नहीं जी आई। जी जी, ये उनकी कैंडिडेट ज्यादती है। इलेक्शन कॉन्टेस्ट ये नहीं करा, ओपन ज्यादती है। ओपन ये सीट के ज्यादती है ओपन सीट पर आपकी। और भी आप खवातीन को आपकी टिकट जो मिलना चाहिए। ओपन ओपन सीट सीट पे आप पर पहुंच, भी खवातीन को टिकट मिलना बिल्कुल एग्जैक्टली व्हाट आई, मैं भी यही कहना चाह रहा हूं जो आपने कहा, मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि खवातीन को अप्रिशिएट करें और नौजवानों को अप्रिशिएट करें कि वो जनरल जो सीट्स हैं उसके ऊपर कॉन्टेस्ट करें। अच्छा, जहां तक आपने बात करी कि क्या क्राइटेरिया है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रहने का यूथ का, तो हमारी क्राइटेरिया ये होता है कि आप किसी भी कैबिनेट का 2 साल तक हिस्सा रह सकते हैं। यूथ पार्लियामेंट के अंदर 18 साल से लेकर किसी भी कैबिनेट का हिस्सा बनने के लिए, जो प्रोविंशियल कैबिनेट है उसका क्राइटेरिया 18 साल से लेकर 30 साल है। आप 2 दफा कॉन्टेस्ट कर सकते हैं किसी भी कैबिनेट के अंदर इलेक्शन। और आप जब 31 ईयर के हो जाते हैं तो 31 ईयर से आप फेडरल कैबिनेट का हिस्सा बन सकते हैं और वो भी आप सिर्फ 2 दफा बन सकते हैं। यानी कि आप चाहे सिटी, चाहे आप प्रोविंशियल कैबिनेट का हिस्सा बनना चाहते हो या फेडरल कैबिनेट का हिस्सा बनना चाहते हो, आप दोनों दफा जो है वो 2 दफा कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है वो पहले प्रोविंशियल कैबिनेट का हिस्सा बनते हैं। 2 साल जब आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर लेते हैं तो फिर आप अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप 2 साल फेडरल कैबिनेट के इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर लें। उसके बाद आप मोस्टली लोग जो है वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी या डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी का हिस्सा बन जाते हैं या किसी भी जो हमारे और प्रोजेक्ट्स हैं उसका कन्वीनियंट डिप्टी कन्वीनियंस बन जाते हैं। सही सही। वासिफ भाई, अब ये बताइए, माशाल्लाह यूथ पार्लियामेंट के हवाले से आपने बहुत खुल के ख्याल आराई की और बताया लोगों को कि आखिर ये है क्या और इसका आगाज मकासद क्या है। सब कुछ आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। अब मुझे ये बताइए, ये जो रेहान अल्लाह वाला भाई ने ये इंटरव्यू का सिलसिला शुरू किया है, इसके तो खैर सब मैं आपसे मुखातिब हूँ और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि आप अपने और अपने इदारे के बारे में यूथ पार्लियामेंट के हवाले से बात कर रहे हैं। तो ये इंटरव्यूज का सिलसिला आपको कैसा लगता है? इस बारे में आपकी क्या सोच है? देखिए, जहां तक रेहान अल्लाह वाला साहब की बात है तो पहले तो आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम। और उनसे जितनी दफा भी मुलाकात करने का मौका मिला, बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन है। पाकिस्तान के नौजवानों को एम्पावर करना चाहते हैं, पाकिस्तान के नौजवानों को, पाकिस्तान की लोगों को जो है वो डिजिटलाइज मीडिया की तरफ लाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी से हम किनार कराना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग जो है वो शायद उनकी जो काविशें हैं उसको जो है वो इतना अप्रिशिएट नहीं करते या इतना समझ नहीं पाते। उसकी वजह ये है कि वो ही इज द वन हु वांट टू डिजिटलाइज पाकिस्तान। और लोगों को शायद अभी ये बात समझ में नहीं आएगी उसके पीछे वजह क्या है, लेकिन वेरी सून, और मैं समझता हूँ आधी बात तो इस कोविड-19 ने लोगों को समझा दी है कि व्हाई वी वांट टू डिजिटलाइज आवर सिस्टम। अगर आपका एजुकेशन सिस्टम डिजिटलाइज होता तो शायद आज आपका एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो
फ्लॉजेज हैं वो ना होते, और जो अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से तलबा सरापा एहताज हैं, जिसकी वजह से ट्विटर पे टेस्ट चल रहे हैं कि वी डोंट वांट ऑनलाइन क्लासेस है, एचईसी के खिलाफ जो है वो बातें चल रही हैं, इसी तरह यूनिवर्सिटीज के खिलाफ जो आपके तलबा या उनके पेरेंट्स जो है वो बातें कर रहे हैं। तो उसकी वजह ये है कि डिजिटल कंटेंट की तरफ आपको मजबूरी में आना पड़ रहा है जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। जहाँ तक रेहान अल्लाह वाला साहब की इस सेशंस की बात है, तो अगर मैं ये कहूँ, कहने में बिल्कुल आर नहीं समझता कि स्ट्रीम यार्ड जो है मैंने रेहान अल्लाह वाला साहब से सीखे, और जिस दिन उन्होंने ये स्ट्रीम यार्ड का जो कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं और ये सारा कैसे करते हैं, जिस दिन उन्होंने ये वीडियो बनाई मैंने वो इत्तेफाक से वो वीडियो देखी उसी दिन जिस दिन उन्होंने बनाई थी, और मैं समझता हूँ उसके दूसरे या तीसरे दिन मैंने अपना स्ट्रीम यार्ड का जो है वो अकाउंट क्रिएट करा, और विद इन 5 डेज मैंने अपना पहला इंटरव्यू कंडक्ट करा। मेरे लिए अपॉर्चुनिटी या मेरे लिए ब्लेसिंग ये थी कि उससे चंद माह पहले ही मैंने अपना यूट्यूब चैनल बदनीम पब्लिक ओपिनियन क्रिएट कर चुका था जिसके ऊपर मैं कंटेंट डाल रहा था। तो मैंने इंटरव्यूज जब कंडक्ट करे तो वो भी मैंने उसके ऊपर डालना शुरू किया, जिसकी वजह से मुझे कंटेंट क्रिएशन में इतनी मुश्किल पेश नहीं आई। और जब मैंने ये स्ट्रीम यार्ड के थ्रू सेशन इसका आगाज किया तो मैं बिजनेसमैन और जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स का इंटरव्यू कंडक्ट करा। एक और अपॉर्चुनिटी ये थी कि कोविड-19 के जी आगाज में ही मैं एक इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस को अटेंड करके आ चुका था। मैंने उसके ऊपर रिव्यू किया, उसमें जो लोग मौजूद थे मेरे साथ उनका इंटरव्यू किया। तो एक कंटेंट क्रिएशन में इतनी मुश्किल नहीं हुई, और सेशंस करने में भी, क्योंकि मैं समझता हूँ सेशन करने में उन लोगों को थोड़ी परेशानी हुई, या कंटेंट क्रिएशन में उन लोगों को थोड़ा सा परेशान होते हैं जिनके लिए मीडिया, सोशल मीडिया, कैमरा फेस करना या लोगों से इंटरेक्ट करना नया हो। मेरे लिए ये कुछ आसानी ये थी कि मैं इस काम में पहले से था, सोशल मीडिया का इस्तेमाल मैं पहले से कर रहा था, जी जी लोगों को डील करना आता था, मीडिया को फेस करना आता था, कैमरा फेस करना आता था, तो इतनी आसानी मेरे लिए ये हुई। उसके अलावा फिर उसके अंदर अपॉर्चुनिटी, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जो मैं जैसे कहता हूँ अपने लिए, या जो जिसने मुझे जो है वो बहुत बूस्ट करा, वो ये था कि मैंने एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन जो कराची में, जो ये समझ लें कराची की शान समझे जाते हैं, डॉक्टर फारूक सत्तार, मैंने जब उनका इंटरव्यू करने के लिए उनसे बात करी और उनसे रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम इंटरव्यू करते हैं। अब मैं चाह रहा था कि मेरा जो प्रोफाइल है वो इतना पब्लिक नहीं था उस वक्त तक कि मैं इतने बड़े पॉलिटिशियन का इंटरव्यू अपने प्रोफाइल पे, रीच का प्रॉब्लम होता है। उन्होंने कहा आप कहाँ से करेंगे। अब मैं अगर इनसे बोलता कि मैं अपनी प्रोफाइल से करूंगा जिसके 1500 जो है वो फ्रेंड्स है मेरे पास, तो शायद उन रीच इतनी नहीं होती। शायद अगर मैं करता अपने प्रोफाइल से तो शायद 2 या 3 या बहुत ज्यादा तो 1000-1200 लोग देख लेते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए था। और मैंने जब इस बात का ये बात मैंने जब अपने चेयरमैन रिजवान जाफर साहब से करी और मैंने कहा कि मैं वाईपी टीवी जो यूथ पार्लियामेंट का ऑफिशियल फेसबुक चैनल, फेसबुक पेज है, उस पर मैं करना चाहता हूं, तो उन्होंने इस बात का कहा चले आप, उन्होंने कहा बिल्कुल आप करें। और फिर मैंने डॉक्टर फारूक सत्तार का इंटरव्यू करा, और बहुत मैं समझता हूँ एक मेरे लिए एक टर्निंग मोमेंट था जब एक सेशन के आपके पास तकरीबन 4 केस व्यूअरशिप आ जाए, 4000 से ज्यादा लोग आपके शो को देख रहे हो, तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको क्रिएट हो जाती है। उसके बाद रमजान शुरू हो रहे थे, तो एक मीडिया पे बैठने का शौक हमेशा से था। तो और डिजिटल, क्योंकि इस दफा कोविड-19 की वजह से आप किसी रमजान ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने से लोग कतरा रहे थे, और सेम गोज विद मी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी ये नहीं चाहते थे कि मैं किसी ऐसी जगह पर जाऊं जहां बहुत सारे लोग मौजूद हों। और कोविड का जब आगाज हुआ था तो हाइप भी ऐसी क्रिएट हुई भी थी कि लोग बाहर जाने से कतरा रहे थे। तो मैंने इस बात का फैसला किया कि हम डिजिटल रमजान ट्रांसमिशन करेंगे, जहां मैं घर पे रह के कर सकता था, और स्ट्रीम यार्ड के थ्रू हम 6 लोगों को जो है वो एक साथ सेशन में बिठा भी सकते थे। तो एक अपॉर्चुनिटी थी। मैंने रिजवान जाफर जी साहब से जी कहा कि मैं डिजिटल जी जी रमजान ट्रांसमिशन करना चाहता हूँ वाईटी टीवी जी पर, जी 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 तो उन्होंने इस माशाल्लाह, बात की इजाजत दी। सारी बात भाई, आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत उसको करते हैं। और ये है और जो रिजवान जाफर भाई के साथियों की ये खास खूबी है कि माशाल्लाह बोलते बहुत खूब हैं
और आपने भी बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू। इतना मशहूर हूँ कि आपने इतने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और हमारे साथ शरीक हुए। और लेकिन वक्त की कुछ कैद होती है, हमारे पास सिर्फ 30 मिनट का टाइम होता है जिसमें हमने सारी बातें करनी होती हैं। तो मैं आपका बहुत बेनता मशहूर हूँ कि आपने अपने टाइम स्पेयर किया। आखिरी बात अगर आप कह दें, 2 जुमले और कह दें तो फिर। जी बिल्कुल, मैं आपके सेशन के तवज्जुह से पाकिस्तान के नौजवानों को ये कहता हूँ कि आप पाकिस्तान के सिस्टम का हिस्सा बनिए, पाकिस्तान की सियासी निज़ाम का हिस्सा बनिए, पाकिस्तान की मिलिट्री फोर्सेस का हिस्सा बनिए, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनिए। और वो तमाम लोग जो पाकिस्तान की सियासी निज़ाम को क्रिटिसाइज़ करते हैं और ये कहते हैं कि पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में करप्ट, डिसऑनेस्ट और वो लोग नहीं है जो मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। तो जब पाकिस्तान का पढ़ा लिखा नौजवान तबका पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा नहीं बनेगा तो सियासत में तो स्पेस क्रिएट होगा और इस स्पेस को ऐसे ही लोग कवर करेंगे। मैं आप तमाम लोगों से कहता हूं कि पाकिस्तान के सियासी निज़ाम का भी हिस्सा बनिए, ब्यूरोक्रेसी का भी हिस्सा बनिए और मिलिट्री फोर्सेस का भी हिस्सा बनिए, क्योंकि आप ही को मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाना। और उन तमाम लोगों से जो अपना करियर किसी भी एंगल में परस्यू करना चाहते हैं सक्सेसफुली, मैं उन तमाम लोगों से कहता हूं कि अपना रोल मॉडल सेट कीजिए, जी अपना रोल मॉडल सेट और उस रोड मैप के ऊपर अमल करते हुए कामयाबी को हासिल कीजिए। आपको रोल मॉडल सेट करना बहुत ज़रूरी है, वो आपको मंजिल तक पहुंचाने में आसानी देगा, क्योंकि या तो आप किसी के एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं या तो खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इट्स बेटर कि आप किसी के एक्सपीरियंस से सीख लीजिए, क्योंकि एक कामयाब आदमी आपको जीरो से हीरो बनने का राज बता सकता है। तो मैं आप तमाम लोगों बिल्कुल से कहता बिल्कुल। हूँ कि रोल मॉडल सेट कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। सिस्टम का हिस्सा बनिए और सबसे जरूरी अपना सोशल कांटेक्ट बढ़ाइए, सोशल कैपिटल बढ़ाइए, लोगों से मिलिए जुलिए। आप अगर अपना करियर जिस एंगल में भी परस्यू करना चाहते हैं उस सेक्टर के लोगों से सबसे ज्यादा मिलिए, उनसे अपना कनेक्शन बनाइए। यह आपको आपके लॉन्ग रन में बहुत हेल्प आउट करेगा। और एंड में मैं इकबाल साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने इतने कीमती और इतने बड़े सेशन में मुझे बैठने की मौका दिया और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया, नवाजिश। और आखिर में बस यही कहना चाहूंगा कि वो अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं मगर जो लोग बड़े होते हैं वो बड़े रहते हैं, क्योंकि हमारा शजरा मिलता है ऐसे दरवेशों से जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। और अगर मुखालिफ हैं तो होने दो, अगर मुखालिफ हैं तो होने दो, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। और लगेगी आग तो घर कई आएंगे जद में, इस गली में सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और जो हम कह दें फकत वही सदाकत है, हमारे मुंह में कोई तुम्हारी जबान थोड़ी है। और अपने और अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे और अपने मरकज और मकसद से कहीं दूर निकल जाओगे तो अफसानों में डल जाओगे, खाक हो जाओगे। और ये जो दे रहे हैं तुम्हें रफाकतों का फरेब, इनकी तारीख पढ़ोगे तो दहल जाओगे। और दबे कदमों से निकलो और कूच करो, धूप इतनी भी नहीं कि झुलस जाओगे। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और अच्छा लगा कि आपने आखिर में अपने डिबेटर होने का टच भी हमें बता दिया कि आप बहुत अच्छे डिबेटर भी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।